जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होने वाला है। तो मेरा आज का जो डेमो सेशन है ये मैं आपको जीएसटी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसमें ये पूरा एक थ्योरेटिकल सेशन रहेगा, इसमें टेक्निकल डिटेल नहीं रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हम देखते हैं कि आज के सेशन फर्स्ट में हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। पहला हमारा कवर का सेशन रहेगा व्हाट इज़ जीएसटी। सेकेंड रहेगा करंट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। थर्ड है जीएसटी स्ट्रक्चर टाइप्स एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। फोर्थ है डिफरेंट बिटवीन जीएसटी एंड वेट। हमारा फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि जीएसटी और वेट के बीच की कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है, एक बिल के ऊपर इन दोनों की कैलकुलेशन का क्या इफ़ेक्ट आता है। और पांचवा हमारा पॉइंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, ये कितने डिजिट का होता है और इसके किस पार्ट में कौन से डिजिट का डिस्क्रिप्शन रहता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 पे आते हैं, व्हाट इज़ जीएसटी। Goods and Service Tax Act GST is a proposed system of indirect taxation in India, merging most of the existing tax into a single system of taxation. मीन GST एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर है जो कि करंट सारे टैक्स स्ट्रक्चर को सरपास करेगा, वो भी इनडायरेक्ट टाइप के टैक्स को। डायरेक्ट टाइप के टैक्स को में जीएसटी लागू नहीं होगा, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सरपास करेगा। द जीएसटी इज़ प्रपोज टू बी अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेवी ऑन मैन्युफैक्चर सेल्स एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड एज वेल एज सर्विसेज एट द नेशनल लेवल। जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा जो कि मैन्युफैक्चर सेल्स के कंजप्शन और इवन यहाँ तक कि सर्विस पर भी लगेगा। इट विल रिप्लेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडियन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये एक अकेला टैक्स अभी जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं, जैसे वेट हुआ, वेट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये इन सारे टैक्सेस को सरपास करेगा। और जीएसटी में जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी वो अभी तक के टैक्स स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो क्या है वो भी मैं आपको अभी आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। गुड्स एंड सर्विस मेड फॉर अ कंसिडरेशन दिस न्यू लेवी विल रिप्लेस ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन पर्टिकुलर इट विल रिप्लेस द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लीज़ चेक द डायग्राम। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी इंडिया में करंट टैक्स स्ट्रक्चर क्या है और जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, ये देखिए हमारा डायग्राम, करंट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। अभी इंडिया में जो टैक्स लग रहे हैं वो दो टाइप के लग रहे हैं, फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन और दूसरा डायरेक्ट टैक्सेशन। हमारा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर लगेगा। अभी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन लग रहा है वो दो टाइप का है, पहला सेंट्रल टैक्स और दूसरा है स्टेट टैक्स। अब हम सेंट्रल टैक्स की बात करें तो इसमें पहला है सर्विस टैक्स, दूसरा है एक्साइज ड्यूटी, थर्ड है कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट गुड्स। जो भी हम मटेरियल आउट ऑफ इंडिया से परचेस करते हैं उस इंपोर्ट गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, एडिशनल सेज लगता है। और सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल टैक्स, मीन हम एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में मटेरियल परचेस और सेल्स करते हैं, मतलब इंटर स्टेट ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें सीएसटी लगता है। ठीक, अब हम स्टेट टैक्स की तरफ से आते हैं। तो हमारा पहला जो स्टेट टैक्स है जो कि हर एक स्टेट में एप्लीकेबल है वो है वेट टैक्स। वेट टैक्स सेल्स और परचेस पे लगेगा, जिसमें हम गुड्स की या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा रहेगा एंट्री टैक्स, और जो हमारा थर्ड जो टैक्स है वो रहेगा लग्जरी टैक्स। फोर्थ एंटरटेनमेंट टैक्स। अभी जैसे हम बात करें तो स्टेट टैक्स में वेट हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा, मीन्स ये गुड्स पर लगेगा। एंट्री टैक्स भी गुड्स पर लगेगा। लग्जरी टैक्स हमारा सर्विसेज पर लगता है। एंटरटेनमेंट टैक्स हमारा सर्विसेज पर लगता है। ऐसे ही एक ऑक्ट्रा टैक्स भी है जो कि गुड्स पर लगेगा।
ठीक है, सबसे पहले मैं आपको गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, मैंने इस स्लाइड को आप देखिए तो डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हम गुड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड्स आर द मटेरियल आइटम दैट कैन बी सीन, टच्ड एंड रेडी फॉर सेल टू द कस्टमर्स। मतलब गुड्स एक मटेरियलिस्टिक आइटम होता है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और जो कि कस्टमर को सेल करने के लिए होता है। गुड्स आर द ऑब्जेक्टिव स्टॉक और प्रोडक्ट दैट इज शेप, साइज, वेट और इट्स। गुड्स एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसका अपना एक शेप होता है, साइज और वेट होता है। गुड्स कैन बी स्टोर फॉर यूज इन फ्यूचर और मल्टीपल यूजेस। किसी भी मटेरियल को, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल या गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे कि प्लांटों में स्टोर होते हैं तो उसमें हम सारा मटेरियल स्टोर कर सकते हैं। और गुड्स का एक और बिहेवियर है कि गुड्स रिटर्न भी हो सकता है बायर से सप्लायर को। फ्रेंड्स, ये तो हमारी गुड्स की डेफिनेशन थी। अब हम सर्विसेज को देख लेते हैं। सर्विसेज आर एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स और हेल्प प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑन डिमांड। मीन सर्विसेज क्या होगा? सर्विसेज कुछ एमिनिटीज़ होगी, फैसिलिटीज़ होगा, बेनिफिट होगा, जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रोवाइडेड करेगा ऑन डिमांड पे। जैसे कि हम हमारी कंपनी का जब वेट का रिटर्न सबमिट करते हैं तब हम किसी भी सीए या फिर लॉयर से इसकी सर्विसेज लेते हैं। यह हमारा कंसल्टेंसी होती है, जो कि एक तरह का हमारा सर्विसेज है। और जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेते हैं, ये भी हमारा सर्विसेज के अंदर आएगा। कैंटीन फैसिलिटीज़ लेते हैं, ये भी हमारे सर्विसेज के अंडर आएगी। और सर्विसेज इज़ इंटेंजिबल। सर्विसेज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विसेज डज नॉट हैव शेप, साइज एंड वेट। मतलब सर्विसेज इंटेंजिबल थिंग्स होती है। सर्विसेज को आप सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते हैं। सर्विस अगर आपने एक बार ली है तो आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। ये हमारा मेन डिफरेंस था गुड्स एंड सर्विसेज में। अब हम देखते हैं जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो GST is a consumption based tax where in the basic principle is to the tax the value addition at the each business stage। जैसा कि हम जानते हैं कि वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स है, GST भी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। ये भी एक स्टेज से लेकर दूसरी स्टेज के ऊपर ट्रांसफ़र होगा जब तक कि वो एंड यूज़र तक ना पहुँचे। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरर ने GST का बिल किया है उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी GST का बिल करेगा उसके डीलर को, और डीलर फिर GST का बिल करेगा रिटेलर को, और रिटेलर फाइनल बिल करेगा एंड यूज़र कंज्यूमर को। टू अचीव दिस टैक्स पेड ऑन परचेस इट्स अलाउ अस a set of against liabilities on input or income. GST is levied on all transaction of goods and services. GST is different from the current tax structure in many ways. Currently tax treat goods and services differently, as we know that excise and VAT applicable at manufacturing and trading sales level and service tax applicable on the term of services. ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी हम ये जानते हैं कि वेट और एक्साइज हमारे फिज़िकल गुड्स पे लगता है, या तो जो कि मैन्युफैक्चरिंग होता है या ट्रेडिंग होता है, ये इसके हर लेवल पे एप्लीकेबल होगा। जबकि सर्विस टैक्स सिर्फ सर्विसेज पे एप्लीकेबल है। अगर आपके पास में वेट का इनपुट है, एक्साइज का इनपुट है, तो आप वेट के इनपुट को एक्साइज के इनपुट से कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वेट का इनपुट सेटअप करना है तो उसे आपको वेट के आउटपुट से ही सेटअप करना होगा। सेम कंडीशन एक्साइज में है, बट GST में ये कंडीशन नहीं रहेगी। GST में अगर आपके पास में GST का जो भी इनपुट है, भले से वो आपने उससे परचेज से लिया हो या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर से आपने जो सर्विसेज ली हो, तो उसमें जो आप GST का इनपुट लेंगे आप उसे GST के आउटपुट के साथ में सेटअप कर सकते हैं। In India, GST replaced the above tax who applicable on goods and services
In below image we can understand the GST structure in India. अब नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि GST का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, चलिए ये हमारा GST का स्ट्रक्चर है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। GST में ट्रांजेक्शन को हमने दो पार्ट में, इस एक्ट में दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और सेकेंड है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में GST दो टाइप से एप्लीकेबल होगा। पहला रहेगा CGST, दूसरा रहेगा SGST। ठीक है, CGST मीन्स सेंट्रल GST रहेगा जो कि एक्साइज ड्यूटी को और सर्विस टैक्स को रिप्लेस कर रहा है, और सेकेंड जो उसका पार्ट रहेगा वो रहेगा स्टेट GST जो कि वेट, ऑक्ट्रा और दूसरे स्टेट लेवल के टैक्सेस को रिप्लेस कर रहा है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का मीन होता है कि जैसे कोई एक ही स्टेट के दो डीलर है या दो बिजनेसमैन है जो आपस में जो बिलिंग करेंगे उसके ऊपर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल होगा। सेकेंड हमारा टाइप है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इसमें IGST एप्लीकेबल होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। इंटर स्टेट मीन जब दो स्टेट के बीच में, मतलब जैसे आपका एक जो मैन्युफैक्चर है वो गुजरात का है और जो उसका डीलर है वो महाराष्ट्र का है, तो जब महाराष्ट्र वाला मैन्युफैक्चरर गुजरात वाले डीलर को जब बिल करेगा तो वो उसमें IGST लगा के वो बिल जनरेट करेगा। ये मैं आपको अगली साइड में फुल्ली डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, इस वाली साइड में हम GST के सारे टैक्स डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पहला हमारा है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट business is conducted between states, so if a company and customer are in the same state then you are conducting interstate business। मतलब जैसे कि इंट्रा स्टेट बिजनेस जब फॉर्म में होता है जब एक कंपनी और उसका कस्टमर सेम स्टेट के हो, इसमें एक जो बिल जनरेट होगा उसमें हम CGST और SGST एप्लीकेबल करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन सेलर कलेक्ट बोथ CGST एंड SGST फ्रॉम द बायर एंड CGST विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड SGST विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इस टाइप के ट्रांजेक्शन में जो सेलर होगा वो बायर से दो टाइप के टैक्स कलेक्ट करेगा। पहला रहेगा CGST और दूसरा रहेगा SGST। ठीक है, इसमें जो हमारा सेलर रहेगा जो कि माल बेच रहा है उसके लिए ये GST आउटपुट रहेगा, और जो परचेसर मींस बायर जो उस मटेरियल को परचेस कर रहा है उसके लिए ये GST इनपुट रहेगा। इसमें ये दो टाइप से लगेगा। पहला जो हमारा टैक्स लेवी होगा वो होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST, दूसरा हमारा टैक्स होगा स्टेट का SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब मैं इसे को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अ डीलर इन महाराष्ट्र सोल्ड गुड्स टू द कंज्यूमर इन महाराष्ट्र वर्थ ऑफ ₹10,000। द GST रेट इज 60%, CGST रेट इज 8% and SGST rate of 8%. In such cases the dealer collect ₹1,600 and 800 will be go to the central government and 800 will be go to the महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मतलब जैसे कि हमारा एक बायर है और एक सेलर है और दोनों महाराष्ट्र के हैं, मीन सेम स्टेट के हैं, ये महाराष्ट्र का हो, MP का हो, चाहे गुजरात का हो। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मीन एक ही स्टेट में, सेम स्टेट में जब सेल्स और परचेस होता है। ठीक है, तो जो हमारा सेलर है उसने 10,000 का एक बिल जनरेट करा है, उसने 10,000 का मटेरियल किसी भी परचेसर को बेचा है, तो 10,000 के ऊपर जो भी उसने मटेरियल भेजा है उसके ऊपर उसने 16% GST लगाया है। टोटल GST उस मटेरियल पे 16% लगेगा, बट इसमें इस GST के दो पार्ट हो जाएंगे। पहला 8% जाएगा CGST में, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 800 रुपये इसमें इंक्लूड है, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का SGST 8%। ये जो पोर्शन रहेगा 800 रुपये का, ये स्टेट गवर्नमेंट का पोर्शन रहेगा। मतलब
इसके ऊपर सेलर को 1600 का जीएसटी इनपुट रहेगा, जिसमें से 800 जीएसटी मतलब इसमें सेलर को 1600 रुपये का जीएसटी आउटपुट रहेगा, जिसमें कि सीजीएसटी रहेगा 800 और एसजीएसटी रहेगा 800। ठीक है, अब हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ओकर प्लेस व्हेन सेलर एंड बायर बिलोंग टू द डिफरेंट स्टेट। Interstate supply of goods and services integrated GST IGST will be collected by central. IGST will also apply on import. ठीक है, अब हमारा इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन आया है। इसमें हमारा जो एक सेलर है वो स्टेट ए में है और दूसरा जो हमारा जो इस मटेरियल को बाय कर रहा है वो है स्टेट बी में। इस कंडीशन में जो कि इस मटेरियल को सेल कर रहा है वो आईजीएसटी का बिल रेज करके जो मटेरियल परचेस कर रहा है उसे देगा। हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, इफ़ अ डीलर इन महाराष्ट्र एंड सोल्ड गुड्स टू अ डीलर इन गुजरात वर्थ ऑफ ₹50,000, द जीएसटी रेट इज़ 80%, comparison of CGST rate is 9% and SGST rate of 9%. In such case the dealer has to charge ₹9,000 as IGST। मीन हमारा एक मैन्युफैक्चरर है, वो मटेरियल सप्लाई कर रहा है और वो है महाराष्ट्र का, और जो उससे मटेरियल परचेस कर रहा है वो है गुजरात का। अब उसने 50,000 का एक बिल रेस करा है। इस 50,000 के बिल को जब वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में करेगा तो वो इसके ऊपर 18% IGST रेट एप्लीकेबल करके देगा। तो ऐसे में उसे IGST का आउटपुट मिलेगा 9,000 का, और IGST पूरा बिलोंग करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस टाइप की बिलिंग में स्टेट गवर्नमेंट को इसका जीएसटी का पोर्शन नहीं मिलेगा, ये सारा पोर्शन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये टाइप्स ऑफ जीएसटी मैं आपको बता चुका हूँ। सीजीएसटी इज सेंट्रल जीएसटी, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन विथ इन स्टेट और सप्लायर, इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स शेयर। एसजीएसटी हमारा स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है और ये एप्लीकेबल होता है स्टेट के सप्लाईज के ऊपर। इस डायग्राम से इसे हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आईजीएसटी इज़ ए इंटीग्रेटेड जीएसटी। अदर स्टेट में जब हम मटेरियल सोल्ड करते हैं या परचेस करते हैं तो इसमें आईजीएसटी लगेगा। इंपोर्ट्स के मटेरियल पर भी आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी ने कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल सेस को रिप्लेस करा है। ठीक है, हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्ड, जीएसटी स्ट्रक्चर, टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ये हमने थर्ड पॉइंट में कवर करा। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिफरेंट बिटवीन जीएसटी एंड वेट। ठीक है, चलिए हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग टू लेवी ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे कि गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल कर रहे हैं 1 जुलाई से। ये भी एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अंडर द वेट सिस्टम ऑफ क्लेमिंग टैक्स क्रेडिट, अ ट्रेडर इज़ नॉट अलाउड टू डिडक्टेड द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स पेड बाय हिम ऑन द इनपुट सर्विसेज सच एज रेंट of his premises from the output weight payable by him on the final goods sold। अभी जो हमारा करंट का टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें अगर किसी भी बिजनेसमैन को अगर वेट का इनपुट उसे लेना है तो वो वेट का इनपुट सिर्फ वेट के आउटपुट से लेगा। अगर वो इनपुट सर्विस टैक्स कलेक्ट भी कर रहा है तब भी वो इसका सर्विस टैक्स के इनपुट से वेट के इनपुट को वो सेटअप नहीं कर सकता। ये अभी हमारा करंट का टैक्स का स्ट्रक्चर है। ही इज़ अलाउड टू डिडक्टेड ओनली द इनपुट टैक्स पेड बाय हिम ऑन द गुड्स परचेस। अगर उससे अपना आउटपुट टैक्स को सेटअप करना है तो वो उससे सिर्फ इनपुट टैक्स पेड से ही सेटअप करेगा जो कि उसने गुड्स परचेस करते टाइम दिया है, ना कि उसने सर्विसेज परचेस करते टाइम पे करा है। ठीक है, मीन अभी
करंट के टेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपके पास में अगर वेट का इनपुट है, सर्विस टैक्स का इनपुट है, एक्साइज का इनपुट है, तो आप उससे सिर्फ वेट के इनपुट को वेट के आउटपुट के साथ में, सर्विस टैक्स को सर्विस टैक्स के साथ में और एक्साइज को एक्साइज के साथ में ही सेटअप कर सकते हैं। इसे एक दूसरे के साथ में सेटअप नहीं किया जा सकता है। बट जीएसटी लगने के बाद में ये कंडीशन चेंज होगी। बट अंडर द जीएसटी ही कैन डिडक्टेड सच इनपुट टैक्स पेड ऑन द सर्विसेज अवेल्ड बाय हिम from the output tax GST payable. The simple reason for this being that nearly all the input taxes will be brought under the preview of GST. मीन्स साफ है, किसी भी वेंडर ने अगर सर्विसेज भी ली है उसके ऊपर भी जो उसने जीएसटी इनपुट करा है, और उसने अगर कुछ मटेरियल भी परचेज करा तो उस पर भी जो उसने जीएसटी इनपुट करा है वो उससे अपने जीएसटी आउटपुट के साथ में सेटअप कर सकता है। जीएसटी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आपको डिफरेंट टैक्स कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो एक्साइज के लिए अलग कैलकुलेशन करेगी, वेट के लिए अलग कैलकुलेशन करेगी, सर्विस टैक्स के लिए अलग कैलकुलेशन करेगी, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट टाइप के टैक्सेस है। एक्साइज और सर्विस टैक्स सेंट्रल का पार्ट है, वेट स्टेट का पार्ट है। बट जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद में आपको इतने डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल टाइप की कैलकुलेशन में आपका जीएसटी कैलकुलेट हो सकता है। चाहे आपका जीएसटी आपके मटेरियल परचेस पे आपने इनपुट लिया हो या फिर किसी सर्विसेज के ऊपर आपने इनपुट लिया हो, जैसे कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का हो गया या फिर किसी की फ़ीस या कंसल्टेंसी फ़ीस हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी और वेट के टैक्स स्ट्रक्चर में अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इनमें क्या डिफरेंट आता है। ठीक है, ये हमारा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारा वेट का टैक्स स्ट्रक्चर है। अभी जैसे कि मैन्युफैक्चरर है वो 1000 रुपीज़ उसको उसके मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है प्रॉफिट ऐड करने के बाद में। अब वो उसमें एक्साइज ड्यूटी 12% ऐड करेगा तो उसका एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा 120 रुपये का। एक्साइज ड्यूटी वो उसमें ऐड करेगा उसकी प्राइस में, तो उसकी प्राइस आफ्टर एक्साइज आएगी 1120 रुपये। ठीक है, अब इसके ऊपर जब वो वेट एप्लीकेबल करेगा तो वेट एप्लीकेबल होता है एक मैन्युफैक्चरर के लिए उसकी प्राइस में जब एक्साइज ऐड होगा उसके बाद में जो प्राइस आएगी उसके ऊपर 5% वेट कैलकुलेट होगा। मीन हमारा 1120 रुपये का प्राइस था, 1120 रुपये की प्राइस थी, उसके ऊपर हम 5% वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा 5% वेट होगा 56 रुपये। ठीक है, ये हमारा वेट हुआ 56 रुपये। अब इस मटेरियल में जब हमने वेट जोड़ा तो इस मटेरियल का प्राइस हो गया 1176 रुपये। ठीक है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग को एक्साइज ड्यूटी का इनपुट मिला है 120 रुपये और वेट का इनपुट मिला है 56 रुपये। अब जब वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को इसका बिल करेगा तो वो इसे बिल करेगा 1176 रुपये का, ये उसका बिलिंग रहेगा, तो वो इसे 1176 रुपये में बेचेगा। बट जब डिस्ट्रीब्यूटर इसे 1176 रुपये में ख़रीदेगा तो वो उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके ही वो उसे बेचेगा। सपोज़ करते हैं उसने यहाँ पे 50 रुपये प्रॉफिट ऐड करा, इस आइटम में 50 रुपये प्रॉफिट ऐड करने के बाद में इसका वैल्यू हो गया है 1226 रुपये। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का सेलिंग प्राइस आया है। अभी जब वो डिस्ट्रीब्यूटर एक अपना बिल जब रिटेलर को करेगा तो वो उसमें उसका स्टेट वेट जोड़ेगा 5%। यहाँ पे हमने इसका स्टेट वेट जोड़ा तो वेट निकल रहा है 61 रुपीज़ 1226 पे। तो अब इसकी सेल्स प्राइस हो गई है 1287 रुपीज़। अब जो ये बिल रिटेलर के पास में जाएगा तो रिटेलर भी इसमें अपना खुद का प्रॉफिट ऐड करेगा, देन इसके बाद में वो एंड यूज़र कंज्यूमर को सेल करेगा। तो यहाँ पे इसने अपना 60 रुपये प्रॉफिट जोड़ा है, प्राइस आफ्टर प्रॉफिट हुआ है 1347। अब जब रिटेलर इसका बिल इनवाइस रेस करेगा किसी भी कंज्यूमर को तो वो भी इसमें 5% वेट ऐड करेगा। यहाँ पे रिटेलर ने 5% वेट ऐड करा
₹67 1347 पे कैलकुलेट हुआ है, तो सेल्स प्राइस हो गया इसका ₹1450। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इसका प्राइस ₹1450 हो गया है। अब जब कंज्यूमर इसे ख़रीदेगा तो वो इसे ₹1415 में ख़रीदेगा, जिसके ऊपर वो ₹67 वेट का पे करेगा। अब हम ये देखते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर ने इस पे एक्साइज ड्यूटी इनपुट करा है, लिया है ₹120 का। वेट ऑन सेल्स उससे मिला है ₹56 का। अब ये जो एक्साइज ड्यूटी और वेट ऑन सेल्स था, ये इसके लिए था आउटपुट, बट ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होगा इनपुट। यहाँ पे देखिए वेट ऑन परचेस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये ₹56 हुआ, और इसने इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करा है ₹61, मतलब ये वेट इसके लिए आउटपुट है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को वेट पे करेगा तो वो सिर्फ ₹5 ही वेट पे करेगा, बिकॉज ऑलरेडी ₹61। तो जब उसने सेलिंग करा था तब उसने रिटेलर को करा था, बट ₹57 का उसने इस यहाँ पे इस मैन्युफैक्चरर से जब परचेस करा था तब उसने ₹56 का वेट इससे भी तो पे करा था। अब जब रिटेलर अपना वेट का इनपुट और आउटपुट सेटअप करेगा तो वो यहाँ पे ₹67 उसने जो इस कंज्यूमर को बिल करा है, उसने ₹67 का वेट का आउटपुट इसमें लिया है, और वेट इनपुट उसके पास में ₹61 है, जो कि उसने डिस्ट्रीब्यूटर से बिलिंग करते टाइम लिया था। तो ये गवर्नमेंट को वेट पे करेगा 6% यहाँ पे। और आखिरी में जो कंज्यूमर जिसने कि मटेरियल ख़रीदा है, कंज्यूमर या एंड यूज़र, उस वेट की कोई भी रिबेट नहीं ले पाएगा। ये एक एग्जांपल था वेट के टैक्स स्ट्रक्चर का। अब सेम डेटा के साथ में मैं आपको जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी कॉस्ट है 1000, मैन्युफैक्चर सेम है, यहाँ पे उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1000, बट अब यहाँ पे हमारा जीएसटी लगने के बाद में सपोज़ कीजिए जैसे उस प्रोडक्ट पर 10% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, 5% जीएसटी, और वो इंट्रा स्टेट बिलिंग करा, मीन वो एक ही स्टेट में मटेरियल सोल्ड कर रहा है, तो इस पे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का लगा के फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को वो बिल करेगा। तो हम देखते हैं इसका मटेरियल पे जो सीजीएसटी लगा है वो है 5%, और जो एसजीएसटी लगा है वो है 5%। अब यहाँ पे उसका मटेरियल का सेलिंग प्राइस है 1000 जब वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को बिल करेगा तब वो इस 1000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करेगा ₹50। एसजीएसटी भी इसी 1000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, ठीक है। जबकि हमारे करंट के टैक्स स्ट्रक्चर में हमने एक्साइज ड्यूटी जोड़ने के बाद में फिर वेट कैलकुलेट करा था, बट यहाँ पर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैलकुलेशन हो रहा है वो भी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट पे हो रहा है, और एसजीएसटी का भी जो कैलकुलेशन हो रहा है वो भी इसी ₹1000 पे हो रहा है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस आई ₹1100, ठीक है। इसमें इसने ₹50 का सीजीएसटी और ₹50 का एसजीएसटी उसने कलेक्ट करा है। अब इसने ये 1100 का बिल इस डिस्ट्रीब्यूटर को करा है। डिस्ट्रीब्यूटर इसमें सेम अपना ₹50 का प्रॉफिट ऐड कर रहा है। आफ्टर प्रॉफिट के बाद में प्राइस आया है ₹1150। अब डिस्ट्रीब्यूटर एक्साइज लगा के नहीं बेचेगा, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सिंपल इसे एसजीएसटी में बिल करेगा। एसजीएसटी वो इसके ऊपर कलेक्ट करेगा ₹58, जो कि उस रिटेलर को वो बिल कर रहा है। तो यहाँ पे उसके पास में जीएसटी का आउटपुट आया ₹58, और ₹50 उसके पास में जीएसटी का इनपुट आया है। एसजीएसटी का इनपुट उसके पास में ₹50 आया, ठीक है। अब इस यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हो गई है ₹1208। ₹1208।
अब जब वो रिटेलर को सेल करेगा तो रिटेलर इसमें अपना 60 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड करेगा। देन उसके बाद में इस प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएगी 1268 रुपीज़। अब जब एक रिटेलर भी एक कंज्यूमर को बिल सेल करेगा तो वो इसके ऊपर 5% SGST एप्लीकेबल करेगा। तो जब वो इसके ऊपर 5% SGST एप्लीकेबल करता है तो वो अमाउंट होता है 63 रुपीज़। तो फाइनल हमें इस प्रोडक्ट जो भी इस कंज्यूमर को मिला वो मिला है 1331 रुपये का, 1331 रुपीज़ का प्रोडक्ट हम एंड यूज़र को पड़ा है। और अभी करंट के टेस्ट स्ट्रक्चर में एंड यूज़र का जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो उसका प्राइस था 1450 रुपीज़। यहाँ पे अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन देखेंगे तो SGST इसने ऑब्टेन करा था 58 रुपीज़, ठीक है। परचेस के ऊपर था 50 रुपीज़। तो ये इस SGST को यहाँ से सेटअप करेगा और ये जो 8 रुपीज़ का जो GST है वो वो गवर्नमेंट को पे करेगा। सेम यहाँ पे जो रिटेलर ने SGST जो कलेक्ट करा वो 63 रुपीज़ इसने कलेक्ट करा, 58 रुपीज़ का इनपुट इसे डिस्ट्रीब्यूटर से मिला। यहाँ पे रिटेलर को 6 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को पे करने होंगे। ये डिफरेंस है वेट के टैक्स कैलकुलेशन में और GST के टैक्स स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब मैं आपको आज का इस सेशन का 5th पॉइंट बता देता हूँ, GST रजिस्ट्रेशन नंबर। What is GST registration number? GST registration number is 50-digit identification number that is allowed each taxpayer based on PAN and state of the applicant. GST नंबर आपका एक 15 डिजिट का नंबर होगा। जैसे कि अभी अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसे एक्साइज के लिए एक डिफरेंट नंबर लेना पड़ता है जो कि उसका एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। कोई सर्विस टैक्स प्रोवाइडर है तो उसे सर्विस टैक्स प्रोवाइडर का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। और एक मैन्युफैक्चरर को एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस 3 नंबर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन वेट नंबर दोनों उसे ऑब्टेन करने पड़ते हैं। बट GST एप्लीकेबल होने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर लेना होगा, वो होगा GST रजिस्ट्रेशन नंबर। GST रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा 15 डिजिट का नंबर रहेगा। इसमें भी इसके 5 पार्ट हैं, वो पांचों पार्ट का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहला, एवरी टैक्स पेयर विल बी असाइन अ स्टेट वाइज पेन बेस्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN विच विल बी 15 डिजिट लॉन्ग। हर स्टेट वाइज एक 15 डिजिट का GSTIN नंबर मिलेगा। अब इसमें भी 5 पार्ट है, वो पांचों पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला रहेगा जो फर्स्ट जो इसका नंबर रहेगा वो रहेगा स्टेट का कोड। The first 2 digits of GSTIN will be represent the state code. Each state has a unique 2-digit code like 27 for Maharashtra and 23 for Madhya Pradesh. Mean अगर महाराष्ट्र का कोई वेंडर है जो कि अपना GST रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहा है तो उसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर 27 से शुरू होगा। और अगर कोई मध्य प्रदेश का है तो उसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर 23 नंबर से शुरू होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। आप जिस भी स्टेट में आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर करवा रहे हैं तो आपके GST रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के 2 डिजिट उस स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड जो रहेगा, द नेक्स्ट 10 डिजिट ऑफ GSTIN विल बी द पेन नंबर ऑफ द टैक्स पेयर और ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड जो आपका नंबर रहेंगे, सेकेंड जो 10 डिजिट के नंबर रहेंगे वो आपके पेन नंबर रहेंगे। पेन नंबर आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है या फिर टैक्स पेयर का भी हो सकता है। तो ये हुई टोटल 12 डिजिट। इसका थर्ड पार्ट है ओके इन द 30 डिजिट इंडिकेटर द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी एंटिटी हैज़ विद इन द स्टेट फॉर द सेम पेन। ठीक है, अब हम इसका जो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 13 डिजिट का नंबर।
ये हमारा बिजनेस का एंटिटी कोड होता है। सपोज जैसे किसी एक ही स्टेट में कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दूसरी उसकी ब्रांच है, जैसे तो उसके लिए यहाँ के शुरू की जो 2 डिजिट रहेगी, जैसे कोई कंपनी एमपी के, तो एमपी के लिए जो इसका फर्स्ट जो पॉइंट जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 23। देन उसके बाद में, जैसे मैं इस एग्जांपल में बता रहा, स्टेट कोड जैसे हमारा एमपी के लिए रहेगा 23, उसके बाद में 10 डिजिट का इसका पेन नंबर रहेगा। और थर्ड एंटिटी कोड में अगर उसकी सेम स्टेट में कोई और दूसरी ब्रांच है तो यहाँ पे वो नंबर 1, 2 या फिर ए से लेके जेड तक का प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करेगा, जैसे कि पहली ब्रांच को यहाँ पे नंबर 1 आया, दूसरे में यहाँ पे 2 आया, अगर 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये बताता है कि सेम स्टेट में आपकी कितनी ब्रांचेस हैं। इट विल बी एन अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट 1 to 9 and then A to Z and will be assigned on the basis of number of registration legal entity having the same pen has within one state। ठीक है, जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ए लीगल एंटिटी हैज सिंगल और वन रजिस्ट्रेशन ओनली विद इन अ स्टेट देन इट विल बी असाइन द नंबर 1। अगर फर्स्ट यूनिट है तो उसे हम नंबर 1 दे रहे हैं। and as 13 digit of the GSTIN if the same legal entity gets another or second registration for the second business vertical within the same state then the 30 digit number of GSTN assigned to this entity will become 2। जैसे कि हम स्लाइड देख रहे हैं, हमारा एमपी में सपोज कीजिए एक ए सिटी में यहाँ पे प्लांट है तो एमपी का कोड 23 यहाँ हो जाएगा। एक जो ऑर्गेनाइजेशन का पेन नंबर है वो ये हो जाएगा, और जिस सिटी में प्लांट है वहाँ का एंटिटी कोड रहेगा 1, और दूसरा ब्रांच जैसी हमारी देवास में हुई तो वहाँ पे यहाँ पे एंटिटी कोड हो जाएगा 2। अगर भोपाल में है तो यहाँ पे एंटिटी कोड हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेट कोड के साथ में पेन नंबर भी चेंज हो जाएगा और एंटिटी कोड भी चेंज हो जाएगा। और एंड द 4 डिजिट करंटली हैज़ नो यूज़ एंड देयरफॉर विल बी जेड और डिफ़ॉल्ट। जो हमारी 14 नंबर का जो डिजिट रहेगा उस डिजिट का कोई यूज़ नहीं रहेगा, इसलिए उसे डिफ़ॉल्ट जेड असाइन किया जाएगा। यहाँ पे जो आपको 14 नंबर रहेगा वो जेड ही रहेगा। और जो हमारा फर्स्ट डिजिट नंबर रहेगा द लास्ट डिजिट विल बी चेक कोड विच विल बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन और एरर। जो हमारा 15 नंबर का जो डिजिट कोड रहेगा वो एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा जो कि किसी एरर को डिफाइन करने के लिए रहेगा, जो भी इसका यूज़ है। तो ये हमने देखा कि ये हमारा GSTIN नंबर 15 डिजिट का होता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि GST रजिस्ट्रेशन की लिमिट इंडिया में क्या है एक बिज़नेस टर्नओवर के लिए। यहाँ पे इंडिया में इसे 2 रीजन में डिवाइड करा है। पहला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेकंड है रेस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर आप रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटीज़ आपके ऊपर आती है, अगर आपका बिज़नेस का टर्नओवर एक साल का 10 लाख या 10 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अगर आपका बिज़नेस का टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है तो आप टैक्स पेमेंट के लिए इसमें लायबल होंगे। एंड रेस्ट ऑफ द अदर इंडिया में इसकी लिमिट 20 लाख है रजिस्ट्रेशन की, और टैक्स पेमेंट की लिमिट 20 लाख के ऊपर है। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन के लिए एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल एंड प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस लाइक रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बिजनेस कर रही है उसका हमें उसका प्रूफ लगेगा, रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल का। कैंसिल चेक ऑफ योर बैंक अकाउंट शोइंग नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, MICR कोड, IFSC कोड एंड बैंक ब्रांच डिटेल। थर्ड है आपका पैन कार्ड ऑफ द कंपनी और बिजनेस एंटिटी, प्रूफ ऑफ कंटिन्यूशन लाइक पार्टनरशिप डेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है ऑथोराइज सिग्नेटरी
सिग्नेचर लाइक लिस्ट ऑफ पार्टनर्स विथ, अगर आपकी पार्टनरशिप है तो उसकी पार्टनरशिप की डिट्स लगेगी, और अगर नहीं है तो और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विच देयर आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ इन केस ऑफ कंपनी, अगर आपकी कंपनी है तो डायरेक्टर का एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो ये हमारा जीएसटी का सिर्फ एक बेसिक सेशन था। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप प्लीज़ मुझे इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।